न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारे लिए ज़रूरी होता है वो है टेरर नोज नो बॉर्डर्स से इंडिया एज इट एब्सटेन्स ऑन यूएन रेजोल्यूशन ऑन गाजा ट्रूस। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये एज ए यूपीएससी हमारे लिए किस पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि आईआर के अंदर इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि पेपर जीएस का जो 2 है उसमें हम इसको देख सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है या हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हम किन वैल्यूज़ के ऊपर अपना स्टैंड लेते हैं। तो ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो यहाँ पे एम्बेसडर है जिनका नाम है योशिता सिंह जी, वो यहाँ पे गई हुई हैं और उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो पास किया है यूएन ने, जिसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और उसको किसी भी काम को पास करने के लिए चाहिए होता है 2/3 वोटिंग, ठीक है, मेजोरिटी के अंदर। यानी कि अगर 2/3 लोग जो कंट्रीज़ हैं मेंबर्स वहाँ पे, अगर वो लोग किसी चीज़ को ठीक बोल देते हैं तो वो काम पास हो जाता है। तो ये उसके बारे में कुछ जर्नल मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके अलावा रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, रेजोल्यूशन इसीलिए पास हुआ है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तथा उन सभी कंट्रीज़ जिन्होंने फेवर में रेजोल्यूशन के अपना वोट दिया है, उनका मानना है कि अब इजराइल को ये जो सीज़ फायर, ये जो सीज़ कर रहा है, बार बार ग्राउंड अटैक कर रहा है, इन सबको बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन सेकंड चीज़, इस रेजोल्यूशन के अंदर कहीं पे भी हमास का एज अ टेरर ग्रुप कहीं पे भी कोई भी नाम नहीं लिया गया है। तो इन्हीं कंडीशंस की वजह से इंडिया ने अपना जो फेवर है ना वो अगेंस्ट दिया ना वो फॉर दिया, कि इंडिया ने बोला कि मैं अपनी वोट ना तो इसके सहमत हूँ इससे ना असहमत हूँ, मैं वोट ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसा इंडिया का स्टैंड रहा। कुछ और कंट्रीज़ भी है जिन्होंने ऐसा स्टैंड लिया, जैसे यूके ने ऐसा स्टैंड लिया है, देखने को मिलता है, कनाडा ने ऐसे स्टैंड लिया है। तो कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने ऐसे वोट नहीं दिए हैं। लेकिन इन 193 में से 121 कंट्रीज़ जो है उन्होंने इसके फेवर में स्टैंड लिया और वो कहते हैं कि ठीक है, ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंच जानी चाहिए। अगर हम बात करें कि अपसेंट, यानी कि अपसेंट कितनी कंट्रीज़ रही हैं, इंडिया जैसा स्टैंड टोटल नंबर्स में कितनी कंट्रीज़ ने लिया है, तो वो रहा है 44 कंट्रीज़। ओके, तो 44 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना वोट दिया ही नहीं है और 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट, यानी कि रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। तो इसमें से एक तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल अगेंस्ट वोट करेगा, राइट। तो इजराइल ने अगेंस्ट वोट किया है और इनके साथ ही यूएसए ने भी इसके अगेंस्ट वोट किया है। इस रेजोल्यूशन से पहले यहाँ पे एक अमेंडमेंट की जाने की बात हो रही थी जिसमें इंडिया ने अपना वोट जो है वो फेवर में किया था, लेकिन क्योंकि उस अमेंडमेंट को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो अमेंडमेंट नहीं हो पाया। अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट ये बोलता था कि आपको यूएन का जो मान लीजिए स्ट्रक्चर है लिखा हुआ है, तो उसके अंदर एक पैराग्राफ इंक्लूडेड करना था कि आप में से अगर कोई भी कंट्री आपस में ऐसे अटैक करती तो उसके बारे में आगे सभी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक पैराग्राफ वहाँ पे लिखवाना था कि जो भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं इसके अंदर उसकी निंदा की जानी चाहिए। और कनाडा का ये प्रपोजल था, बट क्योंकि मेजोरिटी नहीं हो पाई तो वो पास भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड्स दैट हैव नो रूल्स। देखिए, 2 चीज़ में काम आ सकता है ये यूपीएससी के आधार पे। पहला तो आपका आ सकता है जीएस पेपर 2, ऑफ कोर्स आईआर का जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, उनके बारे में। बट उससे भी ज़्यादा ये आ सकता है आपके ऐसे में काम। ओके, आपका ऐसे का पेपर होता है, जीएस तो नहीं होता है वो, क्योंकि जनरल स्टडीज़ नहीं है, तो उसका सीधा सीधा नाम ऐसे होता है और इसीलिए इसको पेपर 1 बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहले होता है। इसके बाद ये आपके काम आ सकता है जीएस 4 के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका इथिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स जो है उनको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई केस स्टडी मिलती है, अगर आपको कुछ लिखने को बोला जाता है ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे में या इन सब चीज़ों में, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली वहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो है वो लिखा है पी चिदम्बरम जी ने, और हमें पता है कि ऑलमोस्ट हर संडे पी चिदम्बरम जी जो है वो एक आर्टिकल लिखते हैं। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं अभी प्रेजेंट में भी, और इसीलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है चीज़ों पे उसको हम लोगों को अहमियत देनी चाहिए और एटलीस्ट सुनना चाहिए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये बोलते हैं कि बहुत मिलेनिया से, यानी कि जब से ओरिजिन हुआ है ह्यूमन स्पीसीज़ का। देखिए, पहली बात तो कि ह्यूमन की जो स्पीशीज़
स्पीशीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है। कहीं पे रामापिथिकस इंडिया में मिलता है, कहीं पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, फिर उसके बाद अफ्रीको ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, उसके बाद आते आते होमो इरेक्टस बनता है, होमो हैबिलिस बनता है, ठीक है, होमो हैबिलिस। उसके साथ साथ में कहीं पे एक अलग ब्रांच निकल रही थी जहाँ नियंदरथाल बन रहा था, नियंदरथाल्स बन रहे थे। फिर इसके बाद आके हम लोग बनते हैं होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और उसके बाद कहीं पे आता है होमो सैपियंस। और आज जो हम लोग हैं यानी कि प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग, उसको मोस्टली होमो सैपियंस भी बोला जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि होमो सैपियंस जो है वो आगे बढ़ के बन गए हैं होमो सैपियंस। ओके, तो ये ऐसे स्टार्टिंग से बताते हुए बोलते हैं कि जब से ह्यूमन स्पीशीज़ को शुरुआत हुई है, यानी कि उसमें चाहे होमो हैबिलिस आ जाए, चाहे होमो इरेक्टस आ जाए, तो तब से ये लोग आए हैं। नियंदरथाल है। होमो सेपियंस का ये मानना है कि वो सबसे एडवांस और सबसे इंटेलिजेंट लिविंग स्पीशीज़ है इस प्लेनेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे पी चिदम्बरम जी का यानी कि ऑथर का मानना है कि ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है कि कहीं ना कहीं होमो सेपियन जो है वो नियंदरथाल जैसा ही है। नियंदरथाल जो है वो यूरोप के एरिया के अंदर रहते थे, ऐसा माना जाता था, और वो होमो सेपियन से थोड़े ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा बड़े थे, सुदृढ़ शरीर उनका था। लेकिन फिर भी आज वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। मतलब वो अगर आप ढूंढने निकलोगे तो शायद उनका डीएनए आपको कुछ % ऑफ पीपल में मिल जाए, बट वो कंप्लीट डीएनए नहीं है, यानी कि उनकी जो पूरा का पूरा जेनेसिस था वो ख़त्म हो चुका है। और इनका बोलना है कि उनके रीजंस यही थे कि वो बहुत सारी बैटल्स करते थे आपस में, ठीक है, बैटल्स करते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि होमो सेपियंस वो तो बैटल्स करते थे, लेकिन होमो सेपियन तो खुद के साथ वॉर करते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे एक पहले जब हम एंशंट सिविलाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक पोएम लिखी गई थी, नेति मयार। देखिए यहाँ पे आपके प्री का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा फोकस दीजिए कि नेति मयार कौन है। तो नेति मयार जो थे वो एक तमिल पोएट थे 200 एडी के आसपास, यानी ईशा के बाद में, और उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें उन्होंने जो वॉरियर किंग्स है, तमिल किंग्स है, उनको बताया था कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए। जैसे आप कभी भी किसी भी औरत के ऊपर, विधवा के ऊपर, या एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसके बच्चे नहीं है, जिसका लास्ट अंतिम क्रियाएं करने के लिए उसके घर में कोई है नहीं, तो आप उन लोगों को नहीं मारोगे। ऊपर से जब हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो एक खम्बान नाम के पर्सन है, ओके, मैं आपको दिखाती हूँ खम्बान। तो खम्बान जो है उन्होंने तमिल के जो रामायण है उसको लिखा था, और खम्बान ये बताते हैं कि कैसे रामायण के अंदर मतलब कि वो लोग सुबह सनसेट से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक वो लोग वॉर करते थे, और उसके बाद वो फिर सब लोग अपने अपने जो तंबू वगैरह, टेंट वगैरह थे, उनमें जाके सो जाते थे। उसके बाद वो दोबारा सनराइज होने के बाद ही बैटल करते थे, यानी कि वॉर करते थे, नॉट बैटल। तो ये सब बताते हुए ये बताते हैं कि अभी जो इंडिया के अंदर या अभी जो ये दुनिया है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ना, कि हमेशा ही लैंड के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप चाहे आज इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए, आप चाहे रशिया और यूक्रेन की वॉर का एग्जांपल ले लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको याद दिला देती हूँ कि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हुई क्यों थी। क्योंकि यूक्रेन जो था वो नाटो का एक मेंबर बनना चाहता था, लेकिन रशिया कह रहा था कि इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि यूएसए बिल्कुल हमारे पास में आके बैठ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और रशिया चाहता था कि यूक्रेन को एज अ न्यूट्रल स्टेट रहना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट। और न्यूट्रल स्टेट क्या होता है कि ना वो इधर है ना वो इधर है, बिल्कुल बीच में बैलेंस है, न्यूट्रल है। तो ये उनका मुद्दा था। लेकिन यहाँ पे भी ऑथर जो है वो अपना ध्यान दिलवाते हैं कि कैसे ये मुद्दा लैंड के ऊपर था, ज़मीन के ऊपर था। फिर अगर हम इस आप हमारे जो अभी वॉर चल रही है इजराइल और गाज़ा के बीच में, अगर उस पर ध्यान देते हैं तो वहाँ पे भी मुद्दा निकल के आता है लैंड का, यानी कि ज़मीन का ही। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी आज तक उसने लड़ाइयाँ की हैं, मोस्ट ऑफ द वॉर्स लैंड से रिलेटेड ही हैं। वो बहुत कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का लगा लो, हम कहते तो है कि इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हैं, जो मतलब कि युद्ध है, वो सब कुछ रिलीजन के बेस पे है, बट कहीं ना कहीं इसमें वास्तविकता ज़्यादा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये धर्म के ऊपर होता तो फिर इंडिया पाकिस्तान इतना लड़ाइयाँ क्यों करते? जब उन्होंने 2 स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया था, 2 इंडिपेंडेंस एक्ट अलग अलग आए थे, तो उसके बाद ये मुद्दा रह क्या गया था? मुद्दा रह गया था ज़मीन के ऊपर, जैसे पीओके के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे पास है, इंडिया कह रहा है कि नहीं, इस पर हमारा अधिकार है। फिर अगर हम इंडिया के केस देते हैं चाइना के साथ, तो अगेन वही प्रॉब्लम कि लैंड की प्रॉब्लम। आप देखिए ना कैसे 2 साल से लगातार लद्दाख के अंदर स्टैंड अप चल रहा है, दोनों तरफ से आर्मियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, 2-3 बार
वहाँ पे 2-3 सोल्जर्स की जान जा चुकी है, वो हाथों से एक दूसरे के साथ लड़ चुके हैं। ये सब होने के बावजूद फिर भी अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो वहाँ पे ऑथर को ज़्यादा सेंस दिखाई नहीं दे रही है। उनका मानना है कि ये सारे मुद्दे जो हैं ये ज़मीन पे है, होमो सैपियन इसी तरीके से काम करता है। फिर आगे चल बताते हैं कि कैसे जो इज़राइल है वो एक नेशन था, जिनको ऐसा लगता था कि स्टेट जो है इज़राइल की है, वहाँ पे पैलेस्टाइन के ऊपर इज़राइल जो है उनका हक था, और इसलिए वो वहाँ पे 1948 में आके उन्होंने अपनी स्टेट वहाँ पे बनाई भी, इज़राइल के नाम से बनाई, ठीक है। लेकिन अब वो एक मॉडर्न इज़राइल के रूप में बहुत ताकतवर निकल के आ चुका है। पूरे अरेबिक जो पेनिनसुला है उसके अंदर इज़राइल एक लौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो ये सब बातें बताते हुए बताते हैं कि हिस्ट्री चाहे पैलेस्टाइन के साइड में क्यों ना हो, यानी कि हिस्ट्री में चाहे सही में पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अभी जो फ्यूचर है वो ये भी बताता है कि आप इज़राइल को कैसे भी वहाँ से निकाल नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें मतलब ऑथर का एक संकेत है कि कैसे जो पैलेस्टाइनी पीपल है उनको ये बात समझ जानी चाहिए, और वर्ल्ड को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए जो भी नेशंस उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आगे उत्तर बताते हैं यूएन की पावरलेस को। वो कहते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशंस जो है, और उन्होंने जो यूएन का चार्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर वो साफ साफ बोलते हैं कि हम जो यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी यूएन का एक भाग है। और उन्होंने बताया कि हमने पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुके हैं, इतना डिस्ट्रक्शन देखा है, इतनी तबाही देखी है, इतने लोगों की जान गई है, ये सब अब आगे ना हो, इसीलिए हम शांति से रहेंगे। तो यूएन चार्टर जो है उसका पूरा का पूरा महत्व ही ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि कैसे वो अपने जो महत्व है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं, कैसे जो यूएन जो 1966 के अंदर बन चुका था वो अभी तक अपने पीस नहीं रख पा रहा, और इवन जस्ट 2 साल के अंदर ही कैसे हम इतने बड़े बड़े युद्धों को देख चुके हैं, यूक्रेन रशिया ऊपर से ये, तो वहाँ पे हमें मतलब वो पावर दिखाई दे नहीं रही है यूनाइटेड नेशंस की, ऑथर को दिखाई नहीं दे रही है। और लास्ट में ऑथर बताते हैं कि कैसे अब हमें आगे क्या करना चाहिए, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है, जो वर्ल्ड है, उसको क्या करना चाहिए। उनको जैसे आप लोगों ने कुछ एक्ट बनाए हैं समुद्र के ऊपर, ठीक है, पहले सी के ऊपर भी बहुत लड़ाई थी। इवन जो श्रीलंका और इंडिया है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका के और अगर हम इंडिया के रिलेशनशिप को देखते हैं तो वहाँ पे मेन जो लड़ाई, ये मैंने 2 वो बना दिए मतलब तलवारें, तो इसका मतलब है कि लड़ाई का रीज़न, ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम है कि जो सी है उसके ऊपर डायरेक्टली इन्होंने बांट रखा है, लेकिन वहाँ पे कुछ मछुआरे चले जाते हैं, उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा मेन इशू यहाँ पे यही देखने को मिलता है। एलटीटीई वो श्रीलंका में बिल्कुल एक मूवमेंट है, लेकिन वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, ना कि इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। और मेन वही था कि एसएससी के जो मान लीजिए रिलेशंस थे लोगों के, उनको ठीक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने खुद ही एक नेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 किया था, जिसको रेटिफाई किया गया था लगभग 150 कंट्रीज़ जो है उन्होंने मिल के 150 कंट्रीज़। और मैंने कितना बोला कि आपको किसी भी एक्ट को कानून को बनाने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं। और यहीं पे बताते हैं कि ऐसा ही कुछ ट्रिब्यूनल, ऐसा ही कुछ कानून लैंड के ऊपर भी ले आना चाहिए, तब जाके हम इन लड़ाइयों को बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये लैंड का इशू रहेगा तो जो ये युद्ध आने वाले हैं, ये जो तबाही आने वाली है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, ये इनएविटेबल है, ठीक है, ये होगा ही। तो इस तरीके से ऑथर अपनी बात को सामने रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, वंस अपॉन ए टाइम ए ट्रेन दैट लिंक्ड इंडिया एंड लंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बारे में बताते हैं कि कैसे हमें अभी कुछ दिनों पहले देखा कि जो इनोग्रेशन हुई है फेरी रूट की। फेरी रूट क्या होता है, समुद्र के रास्ते से आप ये शिप जो है मान लीजिए इसके रास्ते से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो फेरी रूट होगा। इंडिया में यहाँ पे जाएगा नागापट्टनम से, नागापट्टिनम, और श्रीलंका में ये जाएगा कहाँ पे, कानके संथुराई, कानके संथुराई। तो मैंने लिख के आप लोगों को बता दिया कि ये 2 पोर्ट है, ये 2 ऐसी जगहें हैं जिसको जो सी फेरी है वो एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। और हालांकि इसमें कुछ और मुद्दे हैं, वो अलग की बात है कि टिकट्स बहुत महंगी हैं, पता नहीं कितने लोग इसको अफोर्ड करेंगे वन वे, फिर लॉन्ग टर्म है, रास्ता ज़्यादा, ये सब कुछ।
लेकिन ऑथर जो यहाँ पे है जिनका नाम है अरूप के चटर्जी, वो थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पहले यहाँ पे 1880s का जो डिकेड है उस टाइम पे यहाँ पे एक बोट भी चलती थी जिसका नाम था बोट मेल, जो कि धानुषकोडी से आती थी। और ये जो बोट होती थी ये श्रीलंका से इंडिया की तरफ आती थी। सिर्फ 22 घंटे का टाइम लेती थी ये दोनों को जोड़ने में। आज भी ये बोट इंडिया के कुछ छोटे से पार्ट में चलती है जो कि रामेश्वरम तक जाता है, क्योंकि ये जो बोट थी ये इंडिया के हिंदू पीपल जो थे, ये जो ट्रेन थी हिंदू पीपल प्लस जो श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग थे उनको आपस में जोड़ती थी। और उससे अलग जो इंडिया के तमिल लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों को भी ये एक तरीके से मतलब कि सर्विसेज देती थी और काफ़ी इनिशिएटिव देती थी ताकि वो उन मॉन्क्स को, वो जो औरतें हैं मॉन्क्स हैं, उन लोगों को जो यहाँ पे रामेश्वर टेम्पल या ऐसे टेम्पल जो है वहाँ तक उनको लेके जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती थी जो दो सिविलाइजेशंस को, दो रिलीजन्स को मिला रही थी एक दूसरे के साथ। लेकिन क्योंकि 1914 में जो ये जिस ब्रिज से आती थी, इसका एक ब्रिज बनाया गया था दोनों समुद्र के बीच में, क्योंकि अगर हम श्रीलंका को देखें तो हमें देखते हैं कि वहाँ पे मन्नार का जो गल्फ है उसके पास से मान लीजिए श्रीलंका है और यहाँ पे इंडिया का तमिलनाडु है। ओके, तो यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें किस चीज़ से करना पड़ेगा पूरा। तो राम जी ने भी यहाँ पे राम सेतु बनाया था, एडम ब्रिज बनाया था। तो ऐसे ही बोट के लिए भी एक पेम्बन ब्रिज बनाया गया था। ठीक है, पेम्बन ब्रिज। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे 1991 में आ जाता है एक साइक्लोन और ये ब्रिज जो है वो टूट जाता है। इसके टूटने के बाद 1994 के अराउंड यहाँ पे हम देखने को मिलता है LTTE का हम लोगों को, मतलब कि जो रेवोल्यूशन उन्होंने किया है, जो भी मूवमेंट उन्होंने चलाया वो हम लोगों को देखने को मिलता है। नॉट रेवोल्यूशन, इट शुड बी कॉल्ड एज अ मूवमेंट। तो वो देखने को मिलता है। और उसके बाद तो फिर हमें पता ही है कि ये रिश्ता जो है 1983 तक जाते जाते इतना ख़राब हो जाता है कि उसके बाद कुछ भी हमें इनके रिलेशंस जो है वो देखने को नहीं मिलते आगे। खैर, अब दोबारा से ऑथर बताते हैं कि कैसे दोबारा से ये जो फेरी सर्विस है ये एक तरीके से रिवॉल्यूशन टाइप होगा या रिवाइव करेगा उन्हीं पुराने संबंधों को। ये बात कहना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऑथर का ये भी मानना है कि एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा रिश्तों के बीच में जो श्रीलंका और इंडिया की है उनके लिए कि ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, इजराइल लॉन्चेस सेकेंड स्टेज ऑफ गाजा वॉर, इट विल बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, PB। तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि कैसे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने सैटरडे को यानी कि कल ही उन्होंने बताया कि वो अपना सेकंड स्टेज जो है युद्ध की उसको शुरू करने वाले हैं हमास के खिलाफ में, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर के अंदर पहले तो वो ग्राउंड से सोल्जर्स को भेजा था, लेकिन अब उन्होंने बॉर्डर के अंदर बहुत सारे टैंक्स को भेज दिया है, मिलिट्री टैंक्स को, जिसमें बारूद है, जिसमें उनका मानना है कि जितनी भी टनल्स हमास के अंदर है हम सब उन अंडरग्राउंड टनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और यही इनका मेन टारगेट है। ठीक है, यही इनका मेन टारगेट है। तो यहाँ पर 2.3 मिलियन जो पीपल हमास के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ पे खतरा है बिल्कुल। ये भी बहुत बताया जा रहा है कि जो पैलेस्टाइन की मतलब कि गाजा की जो हेल्थ मिनिस्टर, उनका ये बताया जा रहा है कि कल में सिर्फ सैटरडे को 377 नए लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो कौन थे, या तो वुमन थे या फिर माइनर बच्चे थे, चिल्ड्रन थे। तो इन लोगों की मौत अगेन हो चुकी है सोल्जर अटैक की वजह से। एयर स्ट्राइक ज़्यादा नहीं हो रही हैं और वो लोग चाह रहे हैं। तो ये सेकंड उनका होने वाला है जो कि उनका अटैक होगा, क्योंकि अब अटैक वो हवा से ना करते हुए ग्राउंड से करने वाले हैं और यही उनकी सेकंड स्टेज है। वो मिलिट्री के टैंक्स को लेके जा रहे हैं, माइंस को लेके जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जहाँ भी उनको लगेगा कि यहाँ पे टनल है वहाँ पे उसको डालेंगे और उस जगह को उड़ा देंगे, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य अब उसी टनल्स को, उन्हीं सुरंगों को ख़त्म करना है जहाँ पे इनके अकॉर्डिंग बहुत सारे हमास लोग जो छुप के बैठे हुए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होने वाला है, क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर है तो ऑफ कोर्स एडिटोरियल एंड
ये जो हमारा एक्सप्लेन्ड पार्ट है वो न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आया, तो इसीलिए ये छोटा होने वाला है फॉर श्योर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी का ये हमारा आर्टिकल है ऑफ कोर्स, तो जीएस पेपर 3 के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। अगेन गवर्नेंस की जो पॉलिसी है वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत काम आ सकता है, अदरवाइज ये जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कल देखा था कि कैसे जो टाटा है उन्होंने विस्ट्रॉन की जो है वो कंपनी को खरीद लिया है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 121 बिलियन डॉलर के अंदर, ठीक है। और ये जो है नॉट बिलियन, इन मिलियन डॉलर। तो ये जो मिलियन डॉलर में इतने में ख़रीदा है टाटा जी ने, तो अगर इंडियन रुपये में मैं रफली हिसाब लगाऊं तो ये हमारा पड़ जाता है ऑलमोस्ट 1047 करोड़। ओके, तो ऑलमोस्ट 1000+ करोड़ में जो है इन्होंने ख़रीद लिया है इस कंपनी को। और ये कंपनी किसकी है? ये ताइवान बेस्ड कंपनी है और इसके अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी इंडिया के अंदर। तो यहीं पे ये बताते हैं कि इस डील से कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, क्योंकि पहली बात तो जब आप इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी भी चीज़ का, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे इंडिया के लोगों को ही काम मिलेगा, जॉब मिलेगी। अगर इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगी तो वो इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के जीडीपी में अपना एक अहम भाग निभाएंगे, इंडिया इससे स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड चीज़ ये बताते हैं कि कैसे जो यूएसए के और चाइना के रिश्ते एक दूसरे के साथ ख़राब हो रहे हैं, मतलब बैटल नहीं बट इतना ज़्यादा अच्छे भी रिश्ते नहीं हैं उन लोगों के। और इसी वजह से चाइना जो है अपनी कंपनीज़ को वहाँ से निकालना चाहता है, बाहर निकल रहा है। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जो परफेक्ट है उनको उस सपोर्ट के देने के लिए जो उनको चाइना में मिलता था, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इंटरनल मार्केट है। और इसी वजह से तीन यहाँ पे उन्होंने कंपनी लगा दी थी जब से ताइवान के बाद से, कोविड के बाद से, जब से यूएसए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले अगले 10 साल में अमेरिका जो है वो अपनी सिर्फ 10% यानी सिर्फ 9 से 10% कंपनीज़ को ही चाइना से बाहर निकाल पाएगा। और इसके भी कुछ कारण है, जैसे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है कि वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा क्यों नहीं आ रही हैं। क्योंकि एक तो इंडिया का जो टैरिफ सिस्टम है, यानी कि जो टैक्स लगाते हैं बाहर से कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करता है उनके ऊपर, तो वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाई है। क्योंकि इंडिया में अगर कोई आता है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में 9.7% जो है वो टैरिफ देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। वाइल अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना में जो ये हमें देना पड़ता है यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो वो ऑलमोस्ट 3.2% है एवरेज। तो यहाँ पे आप कितना बड़ा डिफरेंस देख पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर आपको कहाँ 9 यानी कि ऑलमोस्ट 10% आपको देना पड़ेगा उसका, और कहाँ आपको सिर्फ मतलब कि 1/3 ही उसकी पेमेंट के अंदर आपका काम हो रहा है, ऊपर से आपको चीप लेबर मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर, उनका भी ये बोलना है कि उन्होंने फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उनके पास ये एप्लीकेशन भेज दी है कि वो इंडिया के जो टैरिफ रेट्स हैं उनको कट करे, कम करे, दूसरी कंपनीज को इनिशिएटिव दे, उनको अट्रैक्ट करे कि वो इंडिया के अंदर आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को लगाएं। तो आज के न्यूज़पेपर होता है यहीं पे ख़त्म। एंड